गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को। हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, तो आज देखेंगे हम लोग केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है। हालांकि ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानना है। जैसे सबसे पहले इलिप्स क्या होता है। इलिप्स क्या होता है, जैसे आप लोग मान लीजिए कोई सर्कल देखिए पहले। अगर अभी आप लोग का इलिप्स का कंसेप्ट 11th में वैसे पढ़ना है, हालांकि हल्का फुल्का जान लीजिए। मान लीजिए अगर सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो सर्कल क्या होता है, सर्कल में अगर बीच जो पॉइंट डालते हैं तो उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से अगर कोई भी लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ये जो इसका क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, ये इसका रेडियस होता है। और रेडियस इन द सेंस ये जो डिस्टेंस है सब बराबर है, आपस में सभी बराबर है। ठीक है, तो ये जो इसको हम यहाँ सेंटर बोल रहे हैं, तो इसको यही जो सेंटर है, अगर मान लीजिए आप लोग पहले मिरर पढ़े होंगे। ठीक है, मिरर तो थोड़ा ये हालांकि 8 में कॉन्सेप्ट आया होगा फोकस का। फोकस क्या होता है, जहाँ पे कोई भी रे आपस में आके कन्वर्ज करती है तो उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक उसी तरह सेंटर में अगर सर्कल का सेंस सर्कल को एज्यूम कर रहे हैं तो सर्कल का सेंटर को हम लोग फोकस बोल सकते हैं। हालांकि फोकस का कंसेप्ट ये फोकस बोलते हैं। इलिप्स का जो कंसेप्ट है वो आगे आप लोग इससे भी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में देखें क्या होता है नहीं होता है। बस अभी ये समझिए, अगर एक सर्कल है तो उसका सेंटर को हम फोकस बोल सकते हैं। ठीक है, और यही एक सर्कल है तो एक सर्कल का एक सेंटर है, मतलब एक फोकस है। और इसी के साथ और यही ये जो इसको हम थोड़ा सा एक सर्कल है, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सर्कल कर देते हैं। मान लीजिए ये 2 सर्कल का बना हुआ, मान लीजिए इसके सामने एक ठो और सर्कल है। ठीक है, इसके सामने एक और सर्कल है। ठीक है, ये बन गया एक और सर्कल। ठीक है, तो ये बन गया आपका, ये हो गया। अब जब हम दोनों सर्कल को आपस में कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब एक बना देते हैं, दोनों सेम साइज का होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, पहले एक सर्कल था एक सेंटर मतलब एक फोकस, 2 सर्कल हो गया था 2 सेंटर F1 और F2 मतलब 2 फोकस। और इसी का कॉम्बिनेशन को जब मिक्स कर देते हैं तो ये अब मिक्सिंग को आप हटा दीजिए, अब ये बन गया इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स कैसा सर्कल है, ऐसा सर्कल है जिसमें 2 फोकस होता है। ठीक है, इलिप्स ऐसा सर्कल है जिसमें 2 फोकस होता है। ठीक है, और 2 फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकाई। ठीक है, 2 फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकाई। तो देखिए ध्यान दीजिए, सर्कल में एक सेंटर था, एक फोकस था, और वही एक सर्कल के बाद हम एक ठो और मिक्स कर देते हैं तो 2 सर्कल हो गया। तो कितना सेंटर होगा, 2 सेंटर। 2 सेंटर मीन्स 2 फोकस, और 2 फोकस मतलब फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई। जैसे रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या ले लिए थे हम लोग, रेडियाई, तो इसका प्लूरल फॉर्म फोकाई। तो अब देखिए पहला इसका लॉ क्या था, केप्लर्स जो था एक तो साइंटिस्ट था, वो बताया था कि कोई भी प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट हो, अर्थ हो, मार्स हो, ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, अराउंड द इलिप्टिकल पाथ। अब देखिए ये जो पाथ है, अब ये पाथ कैसा बन गया, इलिप्टिकल पाथ। ये पाथ कैसा है, इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सर्कल का कॉम्बिनेशन है, तो ये जब रिवॉल्व करता है, ठीक है, इस तरह रिवॉल्व करेगा कि यहाँ पे सन जो है, एक ठो सन बिहेव करेगा, सन एक फोकाई में इसका लोकेटेड रहेगा और ये अपना काम करता रहेगा। मतलब ये आपस में ये रिवॉल्व करता करता कहाँ आएगा, वापस से इस पोजीशन में आएगा। तब पहला क्या लॉ था, ऑल प्लैनेट, जितना भी प्लैनेट है, चाहे वो अर्थ हो, मार्स हो, वीनस हो, ठीक है, मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसा ऑर्बिट है ये, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, या रोटेट करेगा विथ सन एट वन ऑफ द फोकी। ठीक है, वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्स। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर सन को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये फोकस में है तो सन यहीं पे रहेगा, ऐसे नहीं कि ये आके ये पोजीशन में आ जाएगा। अगर पाथ इलिप्टिकल है, सन यहीं फिक्स है, रिवॉल्व और रोटेट क्या करेगा, प्लैनेट करेगा। ठीक है, और सन को हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे, एक फोकी में। ठीक है, तो ये इसका पहला लॉ था। केप्लर्स सेकेंड लॉ,
सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कंसेप्ट एरिया को ही देखना पड़ता है। जैसे सबसे पहला लॉ था क्या, कोई भी प्लैनेट हो, चाहे अर्थ हो, मार्स हो, वीनस हो, ये क्या करता है, ये क्या करता है, सन को एक फोकस में मान के रोटेट मतलब रिवॉल्व करता है, फिर या रोटेट करता है, जो भी रिवॉल्व करता है, ठीक है। इसका कहना था कि कोई भी प्लैनेट अगर रिवॉल्व करता है तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया को कवर करता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, तो कोई क्लास में फिक्स किया रहता है कि फर्स्ट पीरियड में ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सेकंड, मान लीजिए एक क्लास में 3 पीरियड होता है, तो फर्स्ट पीरियड में फिक्स किया गया है मैथ पढ़ाया जाएगा, सेकंड पीरियड में साइंस और लास्ट पीरियड में हिंदी, ये जो भी पढ़ाया जाएगा। तो ये फिक्स है कि 9 बजे से 10 बजे तक ये पढ़ाया जाएगा, 10 से 11 ये पढ़ाया जाएगा साइंस, और 11 से 12 ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हम किसको बोलेंगे, मान लीजिए प्लैनेट कोई रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, तो 1 महीना के बाद जिस पोजीशन में गया, ठीक है, और उस पोजीशन में वो हमेशा 1 महीना के बाद ही जाएगा, मतलब 1 महीना के बाद, मान लीजिए इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। पहले हमको इलिप्टिकल पाथ बनाना है। केपलर जो भी काम किया था अपना इलिप्टिकल पाथ में ही किया था, तो ठीक है, हल्का सा टेढ़ा बन गया है, आप लोग जान लीजिए कि इलिप्टिकल पाथ ही है। तो देखिए मान लीजिए अर्थ का पोजीशन यहाँ पे है इस पोजीशन में, और हम माने हैं कि सन जो है वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्स, मान लीजिए सन यहाँ पे है, ठीक है। तो अर्थ जब रोटेट किया, ये पोजीशन पहला था, मान लीजिए P1 पोजीशन है, ठीक है, रोटेट किया P1 पोजीशन था, और रोटेट करके ये 2 महीना के बाद अर्थ है P2 पोजीशन में क्या। अब देखिए इसके बीच बना जो एरिया, ये एरिया को हम ऐसे कवर करके दिखा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पोजीशन था, और ये 2 महीना के बाद अर्थ यहाँ पहुँच गया, फिर मान लीजिए 2 महीने के बाद जब यहाँ पहुँच जाता है, 3 महीना के बाद यहाँ ही पहुँचेगा, और चौथा महीना में ये यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अर्थ का रिवॉल्यूशन भी है, ये भी फिक्स्ड है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो 365, ये 365 1/4 डे, ये हम लोग जानते हैं पूरा रिवॉल्यूशन एक होता, तो हो सकता 368 दिन हो सकता, 369 डे हो जाता, ठीक है। तो यहाँ इसलिए फिक्स कर दिया गया है कि इक्वल अर्थ जो रिवॉल्व करेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेगा, ठीक है। तो मान लीजिए पहले पोजीशन ये P1 में था, फिर दूसरा पोजीशन P2 में गया, ठीक है, और फिर ये रिवॉल्व होते होते ये यहाँ इस पोजीशन में चला गया। मान लीजिए ये पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है, ये P2 हो गया, ये P3 में गया, और ये हो गया P4, ठीक है, ये पोजीशन में गया। देखिए यहाँ का एरिया आपको लग रहा होगा 1 मिनट की, या फिर P3 P4, 1 मिनट इसको हटाइए, ये ले लीजिए, ये ठीक है। इसलिए ये ले रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अर्थ है और सन के बीच जो दूरी है बहुत कम है, ठीक है। ये जो है इसके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो यहाँ और यहाँ पे P3, P1 P2 P3 और P4, P3 P4 क्या है, ये पोजीशन है, किसका है, अर्थ का पोजीशन है। अब आपको लगता होगा ये एरिया ज़्यादा है और ये एरिया नहीं लगता, देखने में लगता होगा कि ये एरिया कम है। जैसे हम डायग्राम ये बनाया है, थोड़ा सा ये बनाया है, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक है। पोजीशन P2 को इस तरह रखिए, P2 को हम इस तरह रख रहे हैं। अब लगेगा कि ये एरिया कम है और ये एरिया लगेगा ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे हालांकि दोनों बराबर लग रहा है, इस तरह बनाइए। मान लीजिए ये फोकस में है, ठीक है। अब देखिए ये जो एरिया छोटा है और ये एरिया लग रहा होगा बड़ा है, ठीक है।
अच्छा से बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा इलेबरेट अच्छा से कर दीजिए, ऐसे देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब देखने में लग रहा है ये एरिया बड़ा है और ये एरिया छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, जैसे आप लोग जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अर्थ के सामने है सन, तो ये दो बॉडी के बीच ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो अर्थ है ये इस पोजीशन में जाएगा, एकदम पूरा स्पीड में गया, यहाँ से P2 पोजीशन में पूरा स्पीड में गया, और फिर ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे दूर हो रहा था ये स्लो हो जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे जैसे ये नज़दीक आया, फिर ये जो पोजीशन होगा अर्थ का फास्ट, जैसे ये अर्थ के सामने अर्थ यहाँ सामने आया तो ये तुरंत रिवॉल्व करेगा, तुरंत रिवॉल्व किया। ठीक है, और फिर ये जैसे जैसे दूर जाएगा तब इसका मोशन क्या स्लो हो जाएगा। इसीलिए देखने में भले ही लग रहा है कि एरिया कम कवर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा, लेकिन इस पोजीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा। तो यहाँ पे हमको 3 फैक्टर को याद रखना पड़ेगा। पहला ये कि अर्थ जो है जब रोटेट करता है, सबसे पहले अर्थ, पहला जो कंसेप्ट था लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट मतलब अर्थ कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन को फोकस मतलब वन ऑफ द फोकी मान के। ठीक है, और जब ये रिवॉल्व करता है तो ये इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। तो P1 पोजीशन से P2 गया, P1 पोजीशन से P2 गया तो आपको लगता होगा कि यहाँ एरिया कम कवर किया, और यही P3 से P4 में गया तब लगता होगा कि यहाँ से एरिया ज़्यादा कवर किया। लेकिन हमको यहाँ ध्यान में ये रखना होगा कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जितना नज़दीक है सन के तो उतना ज़्यादा लगेगा, और वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये तुरंत फास्ट मूव कर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका जो मोशन हो रहा है स्लो हो रहा है। तो यहाँ का एरिया भी और यहाँ का एरिया बराबर होगा। मान लीजिए ये यहाँ पे P3 P4 ले लिया है, मान लीजिए P3 P4 है, इसको हम P4 P5 और P6 ले लिए, ये भी जो एरिया रहेगा इसके बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ ले लेंगे एक एरिया P5 P6 है, P7 और P8। ठीक है, तो ये एरिया भी बराबर होगा। ठीक है, और यही बताता है ये केप्लर्स का सेकंड लॉ, मतलब कि फिक्स इंटरवल में इक्वल एरिया करता है। और यहाँ पे हमको ये ध्यान में रखना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नज़दीक है सन के, मतलब प्लैनेट के अराउंड, प्लैनेट और सन के बीच डिस्टेंस कम है तो उसका मोशन बहुत फास्ट में होगा, और वही जब दूर जाएगा तो उसका मोशन मतलब रेट ऑफ मतलब मूविंग वो स्लो हो जाएगा, जिसके वजह से ये इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू न्यूटन ये केप्लर्स थर्ड लॉ। तो केप्लर्स थर्ड लॉ क्या होता है, तो पहला लॉ था क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब ये जो कोई भी प्लैनेट किस तरह मूव करता है इलिप्टिकल पाथ में। दूसरा था क्या कि अगर मूव करता है तो कितना एरिया स्वीप करता है, कितना इंटरवल ऑफ टाइम में। अब देखते हैं क्या, अगर कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले टाइम पीरियड क्या होता है वो समझिए। टाइम पीरियड क्या होता है, मान लीजिए जैसे आप लोग पेंडुलम में ही पढ़े होंगे, मान लीजिए ये पेंडुलम है। ठीक है, पेंडुलम एक बार सबसे पहले ये पोजीशन होता है मीन पोजीशन, ये ऊपर गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये एक बार यहाँ जाएगा और फिर वापस ये यहाँ आया। ठीक है, और फिर वापस ये यहाँ आया। तो इतना डिस्टेंस ये बॉब को कवर करने में जो टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। मतलब इतना डिस्टेंस कंप्लीट वन ऑसिलेशन में जो इसको टाइम लगा उसको हम बोले टाइम पीरियड। तो वैसे ही अर्थ को जब एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। मान लीजिए ये सबसे पहले तो इसमें भी इलिप्टिकल पाथ ड्रॉ कर लीजिए, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सन को हम बना लेते हैं। और ये जब अर्थ है, अर्थ पूरा एक बार पूरा जब रिवॉल्व करेगा और जितना इसको टाइम लगता है तो वो हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, वो क्या हो गया, टाइम पीरियड। और ये अर्थ जब रिवॉल्व कर रहा है, जितना इसको पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना इसको टाइम लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन
सन छूट गया है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब ये डिस्टेंस कोई भी प्लैनेट का, ठीक है, हर जगह हम डिस्टेंस ले रहे हैं, अभी एरिया नहीं ले रहे हैं। अभी ये क्या ले रहे हैं हम, पिछला बार हम एरिया लिए थे, इस बार तो पिछला बार हम क्या कर रहे थे, पिछला बार एरिया ले रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी प्लैनेट है, इस प्लैनेट को सन ने बनाई है, ये प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है, तो इसका हम अब क्या लेंगे, मीन डिस्टेंस, यहाँ से सन का दूरी, सन कितना दूर में है, मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पहुँचा तो इसका डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए यहाँ पहुँचा, तब फिर सन और प्लैनेट का दूरी मतलब डिस्टेंस, फिर यहाँ पहुँचा तो सन और प्लैनेट का डिस्टेंस, तो यही डिस्टेंस का मीन क्या निकालना है हमको, मान लीजिए प्लैनेट है तो ये प्लैनेट का मीन का डिस्टेंस, ठीक है, एक्स डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मान लीजिए डिस्टेंस हम लेते हैं x1 x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बाय n, ये क्या हो गया, प्लैनेट और सन का डिस्टेंस का मीन हो गया ये, ठीक है। ये जो है इसमें क्या बोला गया है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, इसका क्यूब, ठीक है, इसका जो क्यूब है, इसका क्यूब इज डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड मतलब एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, इसका टाइम, उसको हम एक टाइम पीरियड बोलेंगे, लेकिन वो नहीं, इसका स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर जो डिस्टेंस मीन जो हम निकाल रहे हैं पूरा सबका मीन, ठीक है, मीन का क्यूब ये प्रोपोर्शनल किसका है, टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन करने में पूरा, मतलब एक रिवॉल्यूशन करने में एक टाइम पीरियड लग रहा है, तो उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मीन ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, और डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट और सन, तो यही आपका थर्ड लॉ था, ठीक है। इसको हम ये मान लीजिए मीन को हम मान लिए x, ठीक है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t क्यूब, ठीक है, मीन को x मान ले रहे हैं, ठीक है, ये तो ये x क्यूब हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ठीक है। तो यही, इसको x तो मान नहीं सकते हैं क्योंकि x हम ये मान लीजिए इसको z ही मान लेते हैं, ठीक है, मीन को हम z मान लेते हैं, z क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, और यही मेरा न्यूटन का थर्ड लॉ था, केपलर्स का। तो होप आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट में रहिए, आता रहेगा।